हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाल चुकी हैं, उनको ज़रूर देखिएगा बिकॉज वो तीनों वीडियो जो मैंने पोस्ट की इससे पहले उनके अंदर बहुत ही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि चैप्टर बड़ा था ना, तो इसको मैंने पार्ट्स में बनाया है ताकि आपको देखने में भी कोई दिक्कत ना आए। इन पार्ट्स के हिसाब से ही आप वीडियो को देखना, एक साथ पूरा चैप्टर देखने में आपको भी दिक्कत आएगी और दिमाग में भी कुछ नहीं जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। In 2016, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. तो अब आप इस चीज़ को सुन के ये समझ गए होंगे ना, जिसको नहीं भी पता है वो समझ गया होगा कि हॉर्टिकल्चर से क्या मतलब है। हॉर्टिकल्चर के अंदर वो क्रॉप्स आते हैं जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, 2016 की अगर बात करें तो इंडिया का जो योगदान है हॉर्टिकल्चर के अंदर वो सेकेंड था, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद। इंडिया इज प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। ट्रॉपिकल तो आप समझते ही है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इलाके में होने वाले और उससे थोड़ा सा ऊपर का जो अपना एरिया होता है वो होता है टेम्परेट जोन। उसके इलाके में होने वाले जो फ्रूट्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का काम इंडिया करता है। वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगोज कहाँ कहाँ ज़्यादा होते हैं? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में। ऑरेंजेस की बात करें तो नागपुर की बात नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा। हर व्यक्ति जानता है कि नागपुर के ऑरेंजेस फेमस होते हैं। उसके साथ साथ चेरापूंजी जो कि मेघालय में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ के भी ऑरेंजेस काफ़ी फेमस हैं। बनानास केरला के, मिजोरम के, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के फेमस हैं। अगर लीची और गुआवा की बात करें यानी अमरूद, तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार के फेमस है। पाइन एप्पल्स मेघालय में, ग्रेप्स की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में फेमस है। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स की बात करें तो ये ठंडे इलाकों में यानी नॉर्थ के इलाकों में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया के अंदर। ये देखिए फिगर 4.12, यहाँ पर पहली पिक्चर में हमें एप्रिकॉट, दूसरी में एप्पल और थर्ड में पोमेग्रेनेट दिख रहा है यानी कि अनार। ठीक है, अब नीचे जो फिगर 4.13 है इसमें कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स दिखाया जा रहा है। पहली पिक्चर में पीस की खेती दिखाई जा रही है यानी मटर, देन फिर गोभी, कॉलीफ्लावर, देन टोमेटो, देन ब्रिंजल, बैगन और टमाटर। तो इंडिया में क्या क्या सबसे ज़्यादा उगता है, इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर क्या है इंडिया किन चीज़ों का है? कॉलीफ्लावर का यानी फूल गोभी, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो। ठीक है, इन चीज़ों का मैं आपको जो एडिशनल नॉलेज दूँ, ब्रिंजल को एग प्लांट भी कहा जाता है और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर एग प्लांट ही बोला जाता है, एग जैसे ही लगता है ना, इसीलिए। नॉन फूड क्रॉप्स की अगर बात करें, मतलब जो खाने के लायक नहीं होते हैं लेकिन वो बाकी जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं, तो वो क्या होंगे बताती हूँ आपको। रबर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। ठीक है, इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल मीन समझ रहे हो, इक्वेटर के पास के इलाके में 0 डिग्री, अर्थ का जो हमारा 0 डिग्री का लैटिट्यूड होता है, डेट इज कॉल्ड इक्वेटर, वहाँ पर पाया जाता है रबर। बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। लेकिन इक्वेटर के अलावा भी बाकी एरियाज में ये उग सकता है, जैसे कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं? आपकी हिंदी में बोले तो कर्क और मकर रेखा वाले, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के वाले जैसे। रुको मैं ड्रॉ करके भी बताती हूँ, कंफ्यूजन नहीं करने का। ड्रॉ करते हैं हम, ये अर्थ है हमारी, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर है अगर, तो इस जगह पे उगता है मेनली रबर। लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन मिले
तो ये ऊपर में लाइन जो मैंने खींची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हम क्लास 6 से समझते आ रहे हैं इन चीज़ों को, तो आपको दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर जो जो कंट्रीज आती हैं ना, क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पर भी ऐसी होती है कि हम रबर का कल्टीवेशन कर सकते हैं इजीली। रबर को उगाने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब सूखे इलाकों में रबर नहीं होती है, जो हवा होती है उसमें नमी होनी चाहिए, ठीक है, उमस होनी चाहिए। और जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। रबर एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, मतलब डायरेक्ट रबर से तो तुम नहीं कर सकते कुछ, लेकिन कहते हैं ना कच्चा माल, तो रबर एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर। और कहाँ पर उगाया जाता है, इंडिया की बात करें तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो ये कुछ वो जगह हैं जहाँ पर हम रबर की खेती करते हैं। अब अगर बात करें फाइबर क्रॉप्स की, तो फाइबर क्रॉप्स के अंदर आते हैं कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। ये मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में हम उगाते हैं और इनसे कपड़े भी बनाते हैं, बास्केट्स बनाते हैं, चटाई वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। जो पहले तीन है ना वो मिट्टी में उगाए जाते हैं एंड द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून्स ऑफ सिल्कवूम। देखो कॉटन, जूट और हेम्प इनकी तो खेती की जाती है, लेकिन जो सिल्क है ना, सिल्क की खेती नहीं होती है। सिल्क एक कीड़ा होता है उससे बनता है जिसको हम सिल्क वर्म कहते हैं। इसको ग्रीन पत्तियों पे, मतलब मलबेरी जो होती है, मलबेरी एक पेड़ होता है, उसकी हरी पत्तियों को ये खाता है। तो इस तरीके से इसका पालन किया जाता है, देख रेख की जाती है। फिर उसके कुकून्स होते हैं जिनके अंदर ये रहता है, उसकी मदद से सिल्क बनाया जाता है। इसकी अपनी एक पूरी प्रोसेस है जिसको हम सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। सिल्क बनाने वाली जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब अगर बात करें कॉटन की, जिसे हिंदी में हम कपास कहते हैं, इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसा माना जाता है कि इंडिया असली होम है कॉटन का, मतलब जो पहली बार कहीं कॉटन आया होगा तो वो इंडिया में था, ठीक है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको पता है ना, कॉटन के कपड़े आप भी पहनते हो, हम भी पहनते हैं। कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पर कॉटन मेन है। और सिर्फ कपड़ों में ही नहीं, आपको पता है रुई का कितना यूज़ होता है, गद्दे बनाने में, पिलोज में, बहुत सारी चीज़ में रुई का यूज़ होता है, यानी कॉटन का यूज़ होता है। इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। 2016 में भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। सबसे ज़्यादा हमने रुई उगाई, कॉटन उगाई, लेकिन चाइना के बाद। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। काली मिट्टी में उगती है कॉटन। कैसे उगती है, कैसी जगह पे, जहाँ पर ब्लैक सॉइल हो, काली मिट्टी हो और थोड़ा सूखा इलाका हो। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, मतलब जहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ कॉटन उगेगी। और रेनफॉल थोड़ा कम होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री डेज होनी चाहिए। मतलब आपने देखा है कभी कभी ठंड के टाइम पे सुबह सुबह उठो तो एकदम बर्फ की चादर सी बिछी होती, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ होगी ना तो ये इतने नाजुक से फूल होते हैं कॉटन के, झड़ जाएंगे और कॉटन की खेती नहीं हो पाएगी। और हल्की सी ब्राइट सनशाइन चाहिए, ऐसी जगह पे कॉटन का कल्टीवेशन होता है। आगे बढ़ने से पहले ज़रा इन पिक्चर पे नज़र डालो, क्या बताया जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं जो आजकल एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं, ये आपने देखे होंगे। देखो बहुत सारी स्ट्रेटजीज मतलब कि अपनाई थी अलग अलग सरकार ने टाइम टू टाइम, ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ा सकें, किसानों को फ़ायदा दे सकें। अब क्या क्या था, पहले क्या होता था, सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई, चक्रवात यानी साइक्लोन आ गया। आप टीवी में देखते हो ना कितनी तबाही होती है, तो लोगों का तो घर ही जाता है, नौकरी तो रहती है, लेकिन किसान का तो सभी कुछ चला जाता है, फसल ही चली जाती है जिसमें वो साल भर मेहनत करता है, पैसा लगाता है। तो ऐसे में कई बार होता था किसान सुसाइड करते थे, वो हम न्यूज़ में सुनते हैं। तो उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम लेके आए, ठीक है, और बहुत सारे ग्रामीण बैंक्स बनाए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई, लोन फैसिलिटीज़ दी गई किसानों को कम इंटरेस्ट पे।
और अलग अलग स्कीम जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS, ये कुछ स्कीम थी जो सरकार के द्वारा लेके आई गई ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो। और तो और जो स्पेशल वेदर बुलेटिन्स होती हैं, मतलब समाचार जो होते हैं हमारे, उसमें भी अलग से जो वेदर फोरकास्ट है वो किया गया ताकि किसानों को पता पड़ सके कि अब मौसम कैसा रहने वाला है, वेदर कैसा रहने वाला है, ये सब पता रहे। क्योंकि आपको पता है जो बारिश होती है कितनी ज़रूरी होती है, लेकिन बेमौसम बरसात भी मुश्किल खड़ी कर सकती है। हर चीज़ टाइम पे और एक लिमिट में ही सही रहती है। कई बार बारिश गलत टाइम पे होने से भी पूरी फसल खराब हो जाती है। तो रेडियो टेलीविज़न पे अलग अलग ये चीज़ें आती हैं। और अब तो बहुत सारी मोबाइल ऐप भी बन गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के लिए हैं, और उनसे क्या होता है, फार्मर्स को पता चलता है कि वो कम ज़मीन पर से कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, मौसम कैसा रहेगा, कौन सा बीज डालना सही रहेगा, किस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। इस तरह की जो फार्मिंग रिलेटेड जानकारी होती है उन्हें उस मोबाइल एप्लीकेशन से मिल जाती है ईजिली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भूदान और ग्रामदान के बारे में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद्या।